तो ये है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया तब भी इसमें से कोई ना कोई छोटी बात जो है या कोई स्पेशल केस जो है वो पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आर्टिकल्स अच्छे से कर लिए, जैसे कि टॉर्क एक्स या लिक्विड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे टॉपिक्स अगर हमें अच्छे से आएंगे तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड वाला यूनिट होगा हमारा, वो भी हम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही तरह से चीज़ें काम करेंगी। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, इसीलिए तो मैं इसे सेपरेटली लाया हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज था, हमने बात की थी कि इससे रेडियली आउटवर्ड जो होंगी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और नेगेटिव के केस में क्या था कि इससे रेडियली इनवर्ड जो होंगी क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या मतलब था कि अगर मान लो जैसे इसमें क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास होंगी ना तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर ये दूर दूर हो जाएंगी तो इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या था हमारा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। जैसे आप समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एक ये है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और एक केस ये है मान लीजिए। ठीक है, तो ये 2-3 केस हैं हमारे पास, 3 केस हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा पास हैं, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पर ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब जितना, मान लीजिए ये है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह, तो ये थी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, स्कूल्स में आपको अपवर्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनवाई गई होगी, तो आप ये वैसे कर लीजिए या ऐसे, हमें बस कंसेप्ट समझना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें क्या पता है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर खत्म होगी, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगी। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर पक्का पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा, और अगर यहाँ जा रही है तो यहाँ पर पक्का नेगेटिव चार्ज का सोर्स होगा। ये आपको ध्यान रखनी है बात दिमाग में, कि जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ना बच्चों, तो पक्का यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स है और पक्का यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मान लीजिए ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि यहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव का सोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा माइनस क्यू, और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज मान लीजिए डाइपोल के ए पॉइंट पर है, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए डाइपोल के बी पॉइंट पर है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर होगा ओ। ठीक है, और इसकी ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 2a, ये ए बी लेंथ कितनी होगी, 2a। तो इतना भी हमें समझ आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम है, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी हमें समझ आ गया। अब हमें क्या पता है, ठीक है, अब हमें करना क्या है, इवेंचुअली हमें टॉर्क पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, इस तरफ, तो ये मान लीजिए ये जो फोर्स होगा आपका एफ वेक्टर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू ई, क्योंकि यही होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। और उस फोर्स को, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर किस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर उस नेगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो शायद इतना हमें समझ आ चुका है। तो ये फोर्सेज है। अब देखिए कि ये जो डाइपोल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। जैसे कि आप समझिए कि मेरे पास ना, जैसे ये मार्कर है बच्चों, या मान लीजिए मेरे पास, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास मान लीजिए ये रिमोट है। ठीक है, या हाँ, मेरे पास मान लीजिए ये रिमोट है। अब मैं ना इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, दोनों एंड्स पर, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाता इस तरफ और इस तरफ 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन के फोर्स से ये चीज़ इस तरफ जाती। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगी,
ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि मान लीजिए जितना फोर्स इस डाइपोल को, जैसे ये डाइपोल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये डाइपोल है, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो है इस चार्ज पर यहाँ लग रही है और इस चार्ज पर यहाँ लग रही है, तो इक्वल ही फोर्स लग रही है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ठीक है, ये है ऑपोजिट और इक्वल। पर अगर ये देखो मैं समझाता हूँ आराम से आपको, तो ये मार्कर जो होगा ना वो ना तो इस तरफ जाएगा ना जाएगा इस तरफ। अगर ज़्यादा होता फोर्स, मान लीजिए यहाँ वाला फोर्स ज़्यादा होता तो ये इस तरफ मूव करता ना थोड़ा। दूसरा हमें दो चीज़ें देखनी है, जैसे आपको दो चीज़ें देखनी है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस पॉइंट पर खींचूँ इसे ऊपर की तरफ तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरे पास मान लो फोर्स था 10 न्यूटन, अब मान लो 10 न्यूटन से ही मैं नीचे खींचूंगा इसे, ठीक है, तो मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हम केस चेंज करें, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, इस बार ना 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, यानी कि अभी भी इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है, यानी ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ठीक है। पहले था ऐसे वैसे तो ये यहीं रुक गया, अब ऐसे और ऐसे फोर्स है, जैसे इस पर तो ऊपर की तरफ और इस पर नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा, है ना। तो ये क्या फील करेगा, टॉर्क, यानी कि ये जो डाइपोल है, ठीक है, ये ऐसे या ऐसे तो मूव नहीं करेगा, पर इस पर यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, यानी कि ये क्या फील करेगा, एक टॉर्क फील करेगा, ठीक है। तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये क्या था, टॉर्क बच्चों। तो ये डाइपोल टॉर्क क्यों फील करेगा, आपको समझ आ गया। तो एक चीज जो लिखनी थी कि एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स जो है डाइपोल पर वो क्या रहेगा, 0, क्योंकि देख लीजिए माइनस क्यू, क्योंकि मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूँ तो माइनस क्यू ही, ठीक है, प्लस क्यू ही, ये क्या आ जाएगा, 0 आपके पास। तो नेट फोर्स हमेशा हमारा क्या रहेगा इस केस में, 0, ठीक है। फील्ड भी सेम थी और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम था। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आर्म ऑफ कपल की तरह काम करेंगे, इसे रोटेट करवा देंगे। इसे कैसे ले आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा बना दूं कि यहाँ पर क्या था, नेगेटिव का सोर्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव का सोर्स, ठीक है। तो ये डाइपोल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी कि मैं इस डाइपोल को क्या कर दूं, ऐसे रोटेट करवा दूं, ठीक है। तो इस पर एक टॉर्क लगा, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट की, छोटे पी से डाइपोल मोमेंट को लिखेंगे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आएगी, Q क्रॉस 2a, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो या सॉरी बच्चों, चार्ज पर हम नहीं लगा सकते, Q डॉट 2a लिखिए आप, तो ये चार्ज तो स्केलर है पर ये लेंथ नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, यानी कि P की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, P की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एंगल है वो है थीटा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इस डाइपोल को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। अब मान लो आपको एग्जाम्स में इतनी बात लिखनी हो, मान लो आपको आ जाए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप नॉर्मली क्या लिख दीजिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्या हुआ टी प्लस क्या हुआ बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। नॉर्मली आप ये लिख दीजिए जो सेम आप एक्सीएल और इक्वेटोरियल में लिख चुके हैं। उसके बाद लिख दीजिए लेट दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा, ठीक है। लेट दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा, ठीक है। एंड हमें पता चल गया कि जो थीटा है वो पी, और इसमें मैं सेपरेटली आपके लिए एक डायग्राम बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, ये, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये पी, और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इतना हमें समझ आ गया। और जो दो लाइंस, लाइन 1 और लाइन 2 मैंने आपको बताई है, वो वीडियो को पॉज करके बैक करके आप लिख सकते हैं नॉर्मली, या इक्वेटोरियल और एक्सियल। इसके बाद हम जो वीडियो आएगी नोट्स की, उसमें टॉर्क वाला आर्टिकल रिटन फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था 2 लाइंस टॉर्क का डायग्राम, तो इसका इस सारे आर्टिकल का डायग्राम, इसका बेसिक हमें समझ आ गया। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होगा टॉर्क का, वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस पर सेम है, बस उसकी डायरेक्शन अलग है। देखिए ये और ये है ना, क्यूई माइनस क्यूई, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पर इक्वल है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ऐसे भी कैलकुलेट की जाती है कि नेगेटिव चार्ज के लिए वो फील्ड से ऑपोजिट होगी फोर्स की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड के अलोंग होगी। ये तो कन्वेंशन थी, पर हमें कन्वेंशन अगर ना समझ आए तो फील्ड पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म होगी। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा।
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, ये लिख दीजिए या वो लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लिखेंगे तभी साइन आएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सिर्फ क्यू है, तो फोर्स में क्या लिखा जाएगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, ठीक है। तो दोबारा डायग्राम पर आते हैं। अब आप समझिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर फोर्स लगा और यहाँ पर फोर्स लगा, ठीक है। तो ये रोटेट किया, इसने रोटेट किया, रोटेशन आई, इस पर टॉर्क लगा। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स ये और ये दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो, इस फोर्स और इस फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, ठीक है। अब सेम यहाँ देखिए आप कि फोर्स की एक डायरेक्शन तो है ये और फोर्स की एक डायरेक्शन है ये तो ऑपोजिट है, और ठीक है सेम लाइन के अलोंग भी हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, बना लिया, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन ई, ठीक है। बी था, इसे मैं नाम दे दूंगा सी, आप ये ब्रैकेट से रिमूव कर दीजिएगा डायग्राम में से, चाहे तो लगा दीजिए, चार्ज पर लगानी थी, ठीक है। तो ये थीटा है, अब हमें पता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये लाइन है, जैसे ये लाइन है और एक डायरेक्शन फोर्स की वो है और ये थोड़ी आगे है, अगर मैं इसे ऐसे पीछे लेकर जाऊँ तो मुझे आपको भी पता चल रहा है कि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स का, ठीक है। तो यानी कि हमें इसे साफ कर, यानी आपको समझ आ गया, ये जो डिस्टेंस BC है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, BC। अब मैं BC कैलकुलेट कैसे करूँ, तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC है हमारी ट्राइंगल क्या है, ABC। अब देखिए ट्रिगो हमेशा हमारे काम आएगी, 10th में आपको जरूर बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लो, 11th में बोला होगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, थीटा है, ये लेंथ है हमारे पास, ये चाहिए, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AB, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा। तो AB की जो वैल्यू है देखो बच्चों, AB यानी कि 2a, यहाँ पर लिख दूँ AB क्या है, 2a। तो AB की वैल्यू कितनी है, 2a। तो फिर इसके बाद हमें BC की वैल्यू जो क्या मिलेगी, AB यानी कि 2a साइन थीटा, यानी BC की वैल्यू है 2a साइन थीटा। तो टाउ यानी कि टॉर्क QE, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 2a साइन थीटा। अब Q 2a एक साथ कर दीजिए, Q इंटू 2a, और ये E साइन थीटा एक साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। Q इंटू 2a हमें पता है क्या होगा, P डाइपोल मोमेंट होगी, ये लिखी हुई है हमने, E साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क, तो टॉर्क क्या आया, P साइन थीटा, या आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि टॉर्क फोर्स का ही रोटेशनल इफेक्ट है तो वेक्टर होगा, तो आप इसे P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल खत्म हुआ, पर हमारे पास ना 2-3 स्पेशल केस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला केस है ना हमारे पास, वो ये है कि मान लो पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो पहला केस है कि थीटा जो है मान लो वो 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप ऐसे करेंगे डाइपोल को, जैसे ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, ऐसे करोगे तो इंक्रीज होगा एंगल, ठीक है, और अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा एंगल। 0 का मतलब क्या है कि ये डाइपोल आ गया ऐसे। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, डाइपोल ऐसे रोटेट कर गया, एंगल हो गया 0, E के बीच में ये P है और ये E जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन कर लेंगे, तो ये ना चिपक जाएगा बिल्कुल ऐसे, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ये इसी पोजीशन पर आना चाहता था, फील्ड इसे ऐसे ही रोटेट करवाना चाहती थी। तो इस केस में इस पर टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि अब तो इसे ये घूमेगा ही नहीं, ये स्टेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो थीटा 0 होने पर देखो साइन थीटा 0, अगर थीटा 0 हुआ तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फुल फॉर्म आप लिख लेना, ठीक है। मुझे इक्विलिब्रियम के स्पेलिंग नहीं आते, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस अगर मान लो थीटा जो है वो 90 हुआ, यानी कि ये जो डाइपोल है ये बिल्कुल ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम रोटेशन करेगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रोटेशन जो पॉसिबल है, मैक्सिमम रोटेशन। तो थीटा अगर 90 हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा जोर आएगा इसे साइन 90 यानी कि 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यानी टॉर्क की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, तो टॉर्क क्या आएगा PE साइन 90 यानी कि 1, तो ये टॉर्क होगा मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास। अब इसके बाद तीसरा केस ये था
कि मान लो अगर थीटा जो है 180 आ जाए, 180 डिग्री आ गया थीटा, यानी कि इस बार हमने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। थीटा को ना ऐसे ऐसे घुमाकर, जैसे डाइपोल को ऐसे घुमाकर, पहले 90 लाई, पहले तो 0 था थीटा, फिर 90, अब क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे 180 कर दिया। ठीक है, इस केस में क्या कर दिया, पहले क्या था, नेगेटिव आया था ना पॉजिटिव की साइड, इस बार पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव की साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस बार भी क्या होगा ना, इस बार पहले इस ऐसे जैसे ये मार्कर है, इसे ऐसे खींचा जा रहा था, तब भी ये एक स्टेबल स्टेट में था, अब इसे ऐसे खींचा जा रहा है तो ये अब भी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में। पर ना जैसे पहले मैं आपको मैथमेटिकली बता दूं, ठीक है, थीटा 180, साइन की वैल्यू ना 180 पर 0 होगी। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा ना वो फिर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, टॉर्क तो फिर 0 आएगा। साइन 180 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 0 होगा दोबारा, तो ये फिर क्या आ जाएगा, साइन n पाई 0 होगा, साइन की वैल्यू 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे 0 होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर आपने से थोड़ा सा भी ऐसे किया, ठीक है, अभी तो ना जैसे फोर्स से ये दबा हुआ है, थोड़ा सा भी ऐसे किया तो थोड़ा सा भी ऐसे किया, पॉजिटिव की रिपल्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ऐसे, ये इस इक्विलिब्रियम में ये नहीं रहना चाहता, वो वैसे रहना चाहता है, तो इसे भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, पर इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब ना पैटर्न चेंज होने के कारण पता नहीं क्या आएगा, है ना, पर हम सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि ये ना हो एग्जाम्स में कि हमने ये आर्टिकल छोड़ दिए और इनमें से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसा मैंने नोटिस वो देखा था, तो उसमें मेन बात ये थी कि कोरोना से पहले, यानी 20 में आया था, 19 से पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे आपको वैसे आएंगे। ठीक है, तो वैसा डिफ़िकल्टी लेवल वो रखना चाहते हैं बोर्ड वाले, तो हम ना वो आर्टिकल्स ज़रूर करेंगे जो 19 में, 18 में, 17 में, 16 में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉर्क वाला आर्टिकल भी ज़रूरी था। दूसरा मैंने आपको बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्या कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल और देख लीजिए, उसकी वीडियो ना साइड में आ रही होगी, और वो बिल्कुल छोटा सा है और वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो आर्टिकल भी ना मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में काम आएगा हमें। ठीक है, तो क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए, दोनों आर्टिकल्स खत्म कर लीजिए। आप बोलते हो वीडियो लाओ, मैं लाता हूँ, तब आप देखते नहीं हो। ठीक है, बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, दूसरा ना ऑफलाइन बैच होते हैं, और मैंने आपको समझाया था कि मैं ओनली अर्निंग पर्सन हूँ, यूट्यूब से हम कुछ भी अर्न नहीं करते। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पर मोनेटाइजेशन होगी, उसके बाद थोड़े पैसे आएंगे हमें, जिससे हमारा घर चलेगा। करंटली ट्यूशन से ही चलता है, तो उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम वीडियोस ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, इवन इंग्लिश, पंजाबी भी करवा सकता हूँ, पर इतना कंटेंट रिकॉर्ड करने में, उसे एडिट करने में, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। और मैं जैसे सारा साल बच्चे थे हमारे पास, उनके बैचेस बंद करके ये नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक या आपके एग्जाम से पहले तो मैं काफ़ी सारा कंटेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं प्रॉमिस कर सकता आपको, पर जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कंटेंट हम अपलोड कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ज़्यादा कंटेंट लाऊंगा तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे टॉर्क वाला आर्टिकल था, ये आपको अच्छे से आ गया, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लिक कर लीजिएगा।